हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मालूम है कि हम लोग जो आज जो एक नवीनतम टॉपिक जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है महाराणा प्रताप। हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वही मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से पूर्व हमने जिन टॉपिकों का अध्ययन किया था, हमने मारवाड़ का अध्ययन किया। मारवाड़ के अंदर अध्ययन करने के पूर्व हमने मेवाड़ के बारे में भी अध्ययन किया। मेवाड़ के महानतम शासकों के अंदर अगर बात की जाए तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का भी नाम आता है। ये वे शासक थे जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत तक अकबर के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अगर बात की जाए तो उन्होंने आधीनता को स्वीकार नहीं किया था, उनके अधीनस्थ होकर शासन नहीं किया था। बाकायदा उन्होंने अपने स्वतंत्र शासक के रूप में अपना पर्यंत जीवन तक उन्होंने निर्वहन किया। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हम आपके सामने इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हैं। महाराणा प्रताप का की जो समय है वो 1572 से 1593 ईस्वी का है। ठीक है, मेवाड़ पर आपकी बात आगे हम जो बात चालू करें उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा। मेवाड़ पर महाराणा उदय सिंह के समय अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 4 माह तक लगातार दुर्ग को घेरे हुए रखा। अकबर को जो सफलता प्राप्त हुई थी, जो बारूद से किले की दीवार को तोड़ा गया, उसके बाद में अकबर को सफलता प्राप्त हुई। सफलता के फलस्वरूप में जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसकी सुरक्षा का भार जयमल पत्ता के हाथ में था। जयमल पत्ता अपने जीवन अंतिम समय तक वह लड़ते हुए रहे। इस वजह से अगर बात की जाए तो लंबे समय तक लड़ते रहे। अकबर की बंदूक से घायल होने के पश्चात में जयमल अपने कुटुंबी, जो उनके कुटुंबी कल्ला के कंधों पे बैठकर शत्रु से लोहा लिया। जयमल में पत्ता अकबर मृत्यु के बाद जयमल पत्ता की दोनों की जब मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद में ही दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। अकबर का अधिकार होने के पश्चात में 1568 के अंदर अकबर ने इस पर क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया। कब कर लिया है? 1568 के अंदर अकबर ने इस पर अधिकार कर लिया है। उनकी वीरता, जयमल में पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर, दोनों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि प्रभावित होने के पश्चात में वह उसने अकबर ने इनकी जो मूर्ति है, मूर्ति है किले के बाहर इनकी गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित करवाई। आगरा के किले के जो बाहर है उसमें गजारूढ़ इन दोनों की प्रतिमाएं स्थापित करवाई। गजारूढ़ प्रतिमाएं कि आगरा के किले के बाहर अकबर के द्वारा स्थापित करवाई गई, जिसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है फ्रांसीसी यात्री वर्नियर के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। कौन है? वर्नियर, जो फ्रांसीसी यात्री है। वर्नियर फ्रांसीसी यात्री है, इसके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जिसके अंदर हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन उसके पश्चात में अगर बात की जाए तो सामान्य बाद में औरंगजेब ने इनको मूर्तियों को हटवा दिया था। यहाँ पर मेवाड़ के अंदर अगर कहावत कही जाए तो कहावत थी कि भूख ने मेटे मेड़ता ने मेटे नागोर रचपट भूख अनोखड़ी मरिया गए चुका। तो देखिए इस तरीके की कहावत भी बसे। लेकिन अगर बात की जाए तो जयमल पत्ता जैसे वीर शिरोमणियों से वीरता से अकबर इतना मंत्रमुग्ध हुआ, उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो आगरे के किले के प्रवेश द्वार पर गजारूढ़ मूर्तियों को स्थापित करवा दी। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि किसके हैं? उदय सिंह के पुत्र हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने जो शुरुआत की है वो उदय सिंह से शुरुआत की। आगे की भी बात करें तो आगे की बारे में बात करने से पहले महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं आपको
महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1567 विक्रम संवत 1567 विक्रम संवत 1567 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1567 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ है? एक बार दोबारा से देख लीजिए। विक्रम संवत 1567 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। ठीक है, वे महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र। महाराणा प्रताप जो थे वो उदय सिंह के, महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र। बेटा कौन थे? ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े पुत्र थे। किसके? उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। ठीक है, इनकी माता का नाम जयवंता था। इनकी माता का नाम, पिता तो कौन हो गए? उदय सिंह। ठीक है, माता का नाम क्या? जयवंता। द्वारा ध्यान से देखिएगा, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या? उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र हैं, और माता का नाम क्या है? जयवंता है। ठीक है, कहीं पर हमको जीवंत कंवर या जयवंती बाई भी हमको मिलता है, किंतु उदय सिंह की एक अन्य रानी थी जिसका नाम क्या था? धीर कंवर। ये उदय सिंह की एक और रानी थी। ये उदय सिंह के, इनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम क्या था? धीर कंवर। ध्यान रखिए, एक तो रानी इनकी जयवंता थी और दूसरी कौन सी थी? धीर कंवर। इनकी एक और रानी कौन सी थी? धीर कंवर इनकी एक और रानी थी। ठीक है, इनका एक तो धीर कंवर अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती है। ये जो शासक बनाना चाहती है, ये किसको बनाना चाहती है? जगमाल को अपने पुत्र को शासक बनाना चाहती है। ठीक है, और महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या है? जयवंता है। ठीक है, उदय सिंह की दूसरी पत्नी धीर कंवर है जो अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का क्या बनाना चाहती है? शासक बनाना चाहती है। ठीक है, और उन्होंने उदय सिंह को राजी भी कर लिया है। महाराणा उदय सिंह को राजी भी कर लेती है। किसके लिए? जगमाल को आगे का क्या कहते हैं चित्तौड़ का शासक बनाने के लिए इनको क्या कर लिया जाता है? राजी कर लिया जाता है। मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए उनको राजी कर लिया जाता है। उसमें सफल हुआ। उदय सिंह की मृत्यु के बाद, उदय सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कौन बनता है? जगमाल शासक। कौन बन जाता है बेटा? शासक। जगमाल शासक बनता है। लेकिन मेवाड़ के जो सरदार थे, मेवाड़ के सरदार स्वयं को महाराज बोलते, सामंत जो सरदार थे वो उन्होंने किसको सिंहासन पर बैठा लेते हैं? महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बैठा देते हैं। कौन? मेवाड़ के सामंत और सरदार, ये दोनों, ये लोग किसको बैठा देते हैं? महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बैठा देते हैं। ध्यान रखिएगा, दोबारा से कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं। उदय सिंह की
की बात की जाए तो एक उनकी पत्नी का नाम जयवंता मिलता है। हम लोग जो रेफरेंस में बुक्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के इतिहास की बुक्स से पढ़ रहे हैं। तो उदय सिंह की पत्नी, उनका नाम क्या है, जयवंता है। उनके बेटे का नाम महाराणा प्रताप है। दूसरी पत्नी है नीलकमल है, जिनका क्या नाम है, पुत्र का जगमाल है। अपने जीवन काल के अंतर्गत महाराणा उदय सिंह के जीवन काल के अंदर नीलकमल अपने पुत्र को आगे का शासक बनाने के लिए तैयार कर लेती है। मृत्यु के बाद जगमाल भी अपने आप को शासक घोषित कर देता है। लेकिन सरदार और जो सामंत जो चाहते हैं वो क्या चाहते थे, महाराणा प्रताप क्या बने, शासक बने। ठीक है, शासक बने। तत्पश्चात में होली के त्योहार के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है। और इस प्रकार अगर देखा जाए होली के त्योहार के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब होता है, होली के त्योहार के दिन। कहां पर होता है, गोगुंदा में। ध्यान रखिए, होली के त्योहार के दिन गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। और फिर जो तारीख थी 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक कहां पर होता है, होली के दिन गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ठीक है, राज्याभिषेक के पश्चात में अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप ने राजरोहण के बाद में समय मेवाड़ की स्थिति काफी खराब थी। मुगलों के साथ चलने वाले दीर्घकालीन युद्धों के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अब देखिए लगातार मुगलों से क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। युद्ध के फलस्वरूप में अगर देखा जाए तो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है और उसके साथ में मेवाड़ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति काफी फर्क पड़ रहा था। तो फलस्वरूप में जब ये महाराणा प्रताप सिंहासन पर बैठे उस समय उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही चुनौती थी, किस तरीके से इन समस्याओं का सामना किया जाए। चित्तौड़ से मेवाड़ के अधिकांश भागों पर मुगलों का अधिकार हो चुका। चित्तौड़ से मेवाड़ का जो अधिकांश भाग है उस पर किसका अधिकार था, मुगलों का अधिकार हो चुका था। मुगलों का लगातार अधिकार हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो अकबर मेवाड़ के बचे कुछ क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहता था। इस समय चित्तौड़ की को विध्वस्त कर उसकी दीन दशा देखकर काफी दयनीय थी। यानी कि इस समय जो चित्तौड़ की जो दीन दशा थी वो काफी दयनीय थी। अधिकांश हिस्से पर जो बचा हुआ थोड़ा बहुत शेष हिस्सा था उस पर भी अकबर अपना अधिकार करना चाहता था। इधर की साइड में जो मेवाड़ का हिस्सा था जिसको महाराणा का प्रभाव था वो उनके पास में थोड़ा सा हिस्सा था। शासक बनने पर प्रताप ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की रियासतों की तरह अकबर की आधीनता स्वीकार न करते हुए अपने वंश की प्रतिष्ठा के अनुकूल संघर्ष करने का मार्ग। बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर के जो शासक है उन्होंने जो आधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप उनकी आधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते। और जो आधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे तो वो अपने वंश परंपरा का ध्यान रखते हुए उन्होंने संघर्ष करने का जो अपना रास्ता था उस संघर्ष करने के रास्ते को महाराणा प्रताप के द्वारा क्या किया गया, चुना गया। और महाराणा प्रताप ने संघर्ष के रास्ते को ही अपना महत्वपूर्ण रास्ता माना। ठीक है, उन्होंने ऐसी स्थिति के अंदर अपने सारे सामंतों को और इकट्ठा किया और मेवाड़ को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराने का विश्वास भी दिलाया। जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा उन्होंने कहा कि महलों में मैं नहीं रहूंगा। महाराणा प्रताप ने कहा कि जब तक मेवाड़, सभी सामंतों को इकट्ठा किया और उनसे कहा और मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के बारे में बात की। उन्होंने ये बात कही कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा मैं महलों के अंदर क्या नहीं करूंगा, निवास नहीं करूंगा। महलों के अंदर बिल्कुल भी मैं निवास नहीं करूंगा और पलंग पर नहीं सोऊंगा। महलों
में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा। पंच धातु सोना, तांबा, चांदी, पीतल और कांसा। पंच धातु, पंच धातु कौन सी होती है? तांबा, पीतल, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, लोहा। ध्यान रखिए, तांबा, सोना, चांदी, पीतल, पीतल, कांसा। सॉरी, यहां पर मैंने लोहा लिख दिया, कांसा है। ठीक है, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, कांसा आदि के अंदर, आदि के बने हुए पात्रों के अंदर या इनके अंदर बात की जाए तो भोजन नहीं करना। फलस्वरूप में अगर बात की जाए, आत्मविश्वास के साथ मेवाड़ के स्वामीवत सरदारों तथा वीरों की सहायता से एक शक्ति सेना, सारी सेना का गठन किया। ठीक है, मुगलों से अधिक दूर रहकर युद्ध करने के प्रबंध के लिए अपनी राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दी। अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो राजधानी गोगुंदा से कहां ले गए? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अपनी राजधानी को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपनी राजधानी क्या कर दिया? गोगुंदा से कुंभलगढ़ ले गए, क्योंकि इन्होंने आगे चलकर उनको किससे संघर्ष करना है? मुगलों से संघर्ष करना है। तो मुगलों से संघर्ष करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को क्या कर दिया? परिवर्तित कर लिया। ठीक है बेटा, इसके बाद में क्या हुआ? लगातार 6 माह, देखिए, अकबर को प्रताप द्वारा मेवाड़ की राज सत्ता विरुद्ध अकबर को प्रताप द्वारा मेवाड़ राज्य में उसकी सत्ता के विरुद्ध किए जा रहे कदमों की जब जानकारी लगी तो अकबर ने पहल करते हुए राजभवन के वर्ष से उसे अपनी आधुनिकता स्वीकार करने के लिए 4 दूत मंत्र भेजे। देखिए, जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहते हैं और अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार कर रहे हैं, तो ठीक है, साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अकबर ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने महाराणा प्रताप के पास में अपने 4 दूत मंडलों को भेजा। कितने दूत मंडलों को भेजा है? 4 दूत मंडलों को महाराणा प्रताप के पास में भेजा है। इन 4 दूत मंडलों के अंदर बात की जाए, चार दूत मंडलों के अंदर अगर बात की जाए तो 4 दूत मंडलों में किस किस को भेजा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो भेजा है वो 1572 के अंदर महाराणा प्रताप जब बैठे तो महाराणा प्रताप के बैठने के 6 माह बाद, सिंहासन पर बैठने के 6 माह बाद सबसे पहले जिस व्यक्ति को भेजा है वो चतुर और चतुर एवं बाकीपटु दरबारी जलाल खान कोरची को सैन्य विस्तार के लिए भेजा। अपने दरबारी जलाल खां कोरची, ध्यान रखिएगा नाम, जलाल खां कोरची को सबसे पहले सैन्य विस्तार के लिए भेजा सितंबर 1572। में अपने दरबारी जलाल खान कोरची को किसके लिए भेजा? बात करने के लिए भेजा। सबसे पहले दूत मंडल को भेजा जो कि काफी चतुर और बाकीपटु व्यक्ति थे, इनको भेजा गया। ठीक है, इसके पश्चात में संधि प्रस्ताव के साथ भेजा गया कि आप संधि कर लीजिए। ठीक है, संधि के प्रस्ताव के साथ में अकबर ने पहला सबसे पहले आगे से प्रस्ताव महाराणा प्रताप के पास में भेजा। सबसे पहले कौन से है? जलाल खान कोरची। फिर उसके पश्चात महाराणा प्रताप के पास में अगले वर्ष
महाराणा प्रताप के पास में अगले वर्ष अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 3 दरबारी कौन से भेजे, मानसिंह, भगवान दास और टोडर। इसके पश्चात में अगले वर्ष 3 दरबारी भेजे। पहला है भगवान दास, ठीक है, मानसिंह, चौथे विजय टोडर। ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया आपको। फिर जो दरबारी भेजे कौन कौन भेजे हैं, एक बार फिर नाम बता देता हूं, मानसिंह, भगवान दास और टोडर। इसको घर को सही कर देता हूं। मानसिंह, भगवान दास और टोडर। भगवंत दास और टोडर 3 व्यक्तियों को उनके द्वारा संधि के लिए प्रस्ताव के लिए भेजा गया। पहले कौन को भेजा गया था, जलाल का कोयची को भेजा था 6 माह पश्चात सितंबर 1572। इसके पश्चात में 1 वर्ष पश्चात में मानसिंह को भेजा, भगवंत दास को भेजा और टोडर को भेजा। किसके लिए, संधि प्रस्ताव के लिए भेजा गया, ठीक है। संधि प्रस्ताव के लिए भेजने के पश्चात में अगर बात की जाए, लेकिन प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के से मना कर दिया। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि वह मेवाड़ की प्रतिष्ठा को एक स्वतंत्र शासक के रूप में निर्वहन करेंगे। वीर शिरोमणि प्रताप ने आगे मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो आपको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता रहता है कि अकबर ने कौन से किस को भेजा था, पहले जलाल का कोची को भेजा था संधि प्रस्ताव के साथ में, फिर उसके बाद में जो भेजा है मानसिंह को भेजा है, फिर भगवान दास को भेजा है, फिर टोडर को भेजा है, ठीक है बेटा। आज के लिए हम लोग जो पढ़ा है वो हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके आगे का जो इसका पार्ट 2 जो लेके चलेंगे महाराणा प्रताप का, उसके अंदर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के द्वारा किस नीति का अनुसरण करते हुए किस तरीके से हल्दी घाटी के युद्ध को लड़ा गया। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर की अगर बात की जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध को मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र की ओर भी महाराणा प्रताप के द्वारा मोड़ दिया गया था। इसके बारे में बेटा हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं आपके सामने अपने नए वीडियो के अंदर बचा हुआ जो आपका जो इस टॉपिक है उसके अंदर हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, ठीक है बेटा। इनको ढंग से देखिएगा और इनको देखने के पश्चात में अपनी बुक्स को भी गहनता से अध्ययन कीजिएगा। ये आपके लिए काफी लाभदायक